चलो जी देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बताना है ना आज। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। दो किताब दो तो जान रहा तो ये दो। कह रहा है क्या, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्राइंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ए बी सी, ट्रायंगल के एक कोई मिड पॉइंट है, मान लेते हैं मिड पॉइंट या ई है, और इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक ना। ये लाइन पैरेलल है, दिया हुआ है क्वेश्चन, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये मान लो एफ है। तो बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो पॉइंट एफ है ये एसी का भी मिड पॉइंट है, प्रूफ करना है। तो बताएं क्या क्या दिया है, देखो गिवन है, गिवन क्या क्या दिया है कि एबीसी क्या है, एबीसी इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। और क्या दिया है, जो ई है, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और साथ में दिया है ई एफ जो है पैरेलल है किसके जी, बीसी के, ये पैरेलल बीसी दे दिया है। तो हमको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ या टू शो एफ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी। माने एसी भी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, माने एफ मिड पॉइंट है एसी का, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, क्या जी कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना, आवाज आ रहा है ना सबको क्लियर, ऑडियो वीडियो में आवाज क्लियर आ रहा है, ठीक है। देखो तो यहाँ से क्या होगा, हाँ मिड पॉइंट वही वही वाला चीज यूज करेंगे। तो देखो ना यहाँ से थेस यूज करो ना, सिंस जो ईएफ है पैरेलल है ना बीसी के, तो बताओ जी जब ईएफ पैरेलल बीसी है तो क्या लिख सकते हो, ईएफ पैरेलल बीसी है तो ए ई बटा ए बी इक्वल टू एफ बटा एफ सी, ए ई बटा में ई बी इक्वल टू ए एफ बटा में एफ सी लिख सकते हो ना अनुराग, ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न। अब देखो ऐसा तो रिजल्ट है, ये हो गया किससे, यूजिंग थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम से भाई है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। अच्छा देखो तो यहाँ पर चूंकि दोनों बराबर है, चूंकि हम लिखेंगे सिंस ई क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए बी का है। तो देयर फोर जो ए ई बराबर हम लिख सकते हैं क्या, बी, ए बराबर बी हो जाएगा ना, ए ई बराबर बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या पूछेगा, लो ले लो, हमको काम नहीं है, जो ले लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, ले जाओ, है ना। तो ए बराबर हो जाएगा बी, है ना। तो देखो जब ए बराबर बी होगा, देयर फोर ये देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से उठाओ, ए ई बटा में ई बी, चाहे बी लिखो, बी लिख दो, कोई बात नहीं है, ई बी लिखो चाहे बी लिखो, एक ही चीज है। ए बटा बी इज इक्वल टू एफ बटा एफ, इसको उठाए हैं आप, इसको उठाए हैं। अच्छा देखो भाई दोनों बराबर जब है तो दोनों काट सकते हो ना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, देयर फोर कट के कितना आ गया, वन आ गया ना, कुछ नहीं बचता तो वन बचता है, तो वन बटा वन हो गया, दोनों कट के सब दोनों इक्वल था, काट दिए। तो ए एफ बटा में एफ सी, क्रॉस करोगे तो ए एफ वन से गुना करेंगे तो एफ ही आ जाएगा, और एफ सी में वन से गुना करेंगे तो एफ सी ही आ जाएगा, यानी कि एफ बराबर क्या हो गया, एफ सी हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ इज दी, ऐसा कब होगा, ये जो दोनों है आपस में बराबर कर दिए, ये दोनों डंडा हो गए, मतलब कि ये जो पॉइंट है बीच में एकदम है, तभी ना, हाँ मिड पॉइंट है, यानी एफ इज दी, ये मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये तुम्हारा इस तरह से प्रूफ हो गया थ्योरम का यूज करके, ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 वाला भी इसी का जस्ट है, इसी का जैसा ही एकदम है 8 वाला भी, देखो 8 वाला कैसे बनता है। यूजिंग थ्योरम लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब कह रहा है क्या कि अब मिड पॉइंट हमको दे दिया है, हमने ट्रायंगल एक है, ये ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल में ए बी सी, ये दोनों मिड पॉइंट हमको दे दिया है, ये ई और एक क्या है मिड पॉइंट, ये दे दिया है हमको। तो प्रूफ करना है कि ये लाइन क्या है, एक दूसरे पैरेलल है। मैंने मैंने पहले था कि एक मिड पॉइंट दिया था, पैरेलल दे दिया था,
इसको प्रूफ किए थे, एक मिड पॉइंट है अनुराग, समझो। लेकिन इसमें दोनों मिड पॉइंट दे दिया है, अब प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या है, ई एफ और बी सी पैरेलल। समझ गए क्या क्या दिया। तो यहाँ पर है गिवन, या गिवन क्या है, लिख देते हैं, थोड़ा गिवन बनाने का रूल भी है कि ई एंड एफ, जो ई और एफ है, आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, आवाज नहीं आ रहा है सच में, हेलो, आवाज आ रहा है जी, आवाज तो आ रहा है मेरा सबका, हाँ आवाज ठीक है। तो ई एंड एफ आर, तुम्हारा सब गड़बड़ हुआ हुआ, देख लो, चेक कर लो। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ द ए बी एंड ए सी, है ना, रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है, माने ए बी का ई पॉइंट है, ए सी का एफ पॉइंट, रिस्पेक्टिवली। तो हमको टू शो क्या करना है भाई, टू शो ई एफ पैरेलल बी सी, ये हमको दिखाना है, ई एफ पैरेलल बी सी, देखो ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, देखो, देखो जी, देखो तो यहाँ से, सिंस ई क्या है, ई इज दी मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ये गिवन था, ई मिड पॉइंट है, देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा ए ई बराबर हो जाएगा ना ई बी, ए बराबर ए बी हो जाएगा। अगर हम, अगर ए ई बटा में अगर हम ई बी लेते हैं, तो इसका कितना आएगा प्रोडक्ट, माने कट कूट के वन आएगा ना, इसका कितना आएगा जी, कट कूट के वन आएगा, प्रोडक्ट नहीं मतलब डिवीजन, वन आएगा, तो दोनों बराबर था। अच्छा, सिमिलरली इसको चेक करो, एफ बटा एफ सी को, तो एफ भी क्या है, एफ इज दी, इसको इक्वेशन में बना लो, एफ इज दी मिड पॉइंट ऑफ किसका है जी, एसी का है। तो जब एसी का मिड पॉइंट होगा तो एफ बराबर हो जाएगा ना एफ सी, तो ए एफ बराबर एफ सी, ठीक है। देयरफॉर क्या लोगे, रेशियो लो, तो ए एफ बटा में एफ सी, कट जाएगा, दोनों ना बराबर हो कर चुके हैं हम, तो कितना आएगा, वन बटा वन यानी कि वन। तो देखो इसको इक्वेशन तुम टू बना दो, ये इक्वेशन क्या बन गया भाई, टू बन गया। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ये भी वन के बराबर हो गया है रेशियो, वो भी क्या हो गया है, वन के बराबर, तो यानी कि वन से दोनों बराबर हो गया है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ई बटा में ई बी इज इक्वल टू ए एफ बटा में एफ सी, लिख सकते हैं, क्योंकि वन के बराबर ये भी है और वन के बराबर ये भी है, दोनों वन के बराबर हो चुका है इक्वेशन। तब, तो जब ऐसा कब होता है, इनवर्स याद करो, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है, तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बस यहाँ पे लिख देंगे ई एफ पैरेलल बी सी, अगर कोई पूछेगा तो यूजिंग थेल्स थ्योरम लिख देंगे, काम खत्म, थेल्स थ्योरम। चलो, ये दोनों क्वेश्चन बन गया, 7 और 8। यहाँ पे लाइट क्या आ रहा है, लाइट कहाँ से, यहाँ पर वन है, ठीक है, यहाँ पर वन है, वन बटा वन, चल रहा है, लाइट थोड़ा है वहाँ पे, वन कर देंगे तो पेपर मेरा घर में है ना, पेपर हम टेप लाएंगे दोपहर में ना, ताकि मार देंगे टेप, इसमें नहीं आएगा, वही कर ही लगा। एनडी कहाँ से लिया जी अनुराग, अच्छा टेंशन मत लो, हम तुम्हारा पूरा करा देंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ये सब का जरूरत नहीं, सब देखोगे तब फिर वो नहीं बुझाएगा। देखो जो है तुम लोग का, हम गुरुवार को जो है ये
फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का तो बुझा गया था ना, रिवाइज में आ जाएगा तो फिर से पढ़ा देंगे। तो ये लाइट पढ़ाते हैं उसको, ठीक है। लाइट लंबा चैप्टर है, तो धीरे धीरे करके उसको शुरुआत कर देंगे। फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, थर्सडे को। तो 45 मिनट इसमें हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा, दोनों बांट देंगे 45 45 मिनट। तो लिखवाना पड़ेगा उसमें थोड़ा सा। अच्छा, मेरे पास है पीडीएफ, तो ऐसी बोलोगे तो हम मतलब कि क्या बोलते हैं, अपलोड भी कर देंगे हमारे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में। और नहीं तो यहाँ पर भी लिखवा देंगे, समझा समझा के। क्या, हाँ वो भेज देंगे, भेज देंगे। आ जाए है 1,27,000 फीस, अब कम हो गया पहले से। जून महीना में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जुलाई में स्कूल खुलेगा तो सब खुल जाएगा जुलाई में। हो गया जी, चलो तो देखो ये वाला तो साफ कर देते हैं, ये तो हो गया होगा। देखो 7 के बाद 8 9 क्वेश्चन, और ये जो दोनों क्वेश्चन बताए ना 7 8 को, ये दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेना कॉपी में, ये आता है एग्जाम में। दोनों को आई एम पी कर लो, मतलब इंपॉर्टेंट 7 और 8 को। जो क्वेश्चन आता है ना इंपॉर्टेंट, खुद लगवा देना है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि पढ़ना तो सब है, लेकिन प्रोसेस को विशेष। क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है ना कि एबीसीडी जो है ना एक ट्रेपीजियम है। तो बताओ जी, ये ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं जी, अनुराग? ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? हैं, वो तो ठीक है, फोर साइड रहेगा, लेकिन उसका आउटपुट बताओ। दो साइड पैरेलल होते हैं, दो को साइड होता है वो नॉन पैरेलल होता है, उसी को बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो बोल रहा है ना कि क्वेश्चन 9 में कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम है। तो क्वेश्चन सब सी। चलो फिगर बनाते हैं अच्छा से, एक हम ट्रेपीजियम बनाते हैं अच्छा से, ट्रेपीजियम है ना। देखो ABCD, ये एक हम ट्रेपीजियम बना लिए। और ट्रेपीजियम में कह रहा है कि जो AB है
ये पैरेलल है किसके, CD के, ये देखो दो तीर से दिखा दिए इसको पैरेलल। और इसका जो डायगोनल है, यानी कि हाई डायगोनल AC और ये BD दोनों जो है एक पॉइंट पे कट करता है जिसका नाम है O। ठीक है, डायगोनल बोलते हैं ना जब कोई किसी भी पॉलीगॉन में अगर अपोजिट वर्टिसेस को मिलाया जाता है तो उसको डायगोनल बोलते हैं, कोना कोनी वाला को। तो ये डायगोनल, ये BD हो गया और AC इसको O पे काटता है। तो हमको शो करना है, तो पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या गिवन क्या क्या दिया है। गिवन ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है। और जो AB है वो पैरेलल दिया है किसके भाई, ये DC के, AB पैरेलल DC। और इट्स डायगोनल, इट्स डायगोनल्स, क्या नाम है डायगोनल्स का, AC एंड BD इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट O, ये दिया हुआ है सब। तो टू शो, हमको बस शो करना है क्या, AO बटा BO, AO बटा BO इज इक्वल टू CO बटा DO, CO बटा में DO, ये हमको प्रूफ करना है। देखो इस बार कैसे करेंगे प्रूफ। तो हमको इसमें एक क्वेश्चन समझ में क्या कह रहा है, ट्रेपीजियम दिया है, इसका डायगोनल जो है कट करता है, और कुछ नहीं दिया, बस ये पैरेलल दे दिया। तो हमको ये प्रूव करना है चीज, AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO। इसको कोई कोई ऐसे भी लिखता है, देखो इसको कोई कोई ऐसे भी, कि ऐसे ही लिखने में प्रूफ होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो और करके, AO बटा BO है ना, AO बटा CO भी तो लिख सकते हो, AO बटा CO। चलो तो बाद में कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम लोग कि ये दोनों ट्रायंगल्स में जाओ, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल किसमें, AOB एंड ट्रायंगल AOB लिए ना, तो यहां से ले लेते हैं COD, ये वाला बराबर होगा इसका ना, COD, ट्रायंगल COD। देखो सिमिलरिटी का ऐसा रूल होता है कि जैसा मतलब कि लो ना, अगर AOB लो तो उसको उसी का जैसा लिया जाता है। जैसे देखो AOB, अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल है, थोड़ा सा एंगल बराबर सीखे हो ना करना, मतलब इस लाइन पे खींच दिया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि जो है एंगल 1 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर होगा। और जो ये वाला एंगल यहाँ से 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। नाम दे दिया अपने से, ऐसे लिख सकते थे, बड़ा हो जाता है बहुत सारा, ये वो भी 1 2 दे दो, एंगल 1 यहाँ पे देखो बन रहा है, एंगल 2 यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4, क्लियर। और इस दोनों में क्या हो जाएगा, हाई वाला वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा ना। तो चलो यही चीज करने वाले थे। देखो यहाँ से एंगल A पे बना ना, यहाँ पे कौन बना एंगल C पे, ये दोनों 1 2 बराबर है, इसलिए A जब भी रहेगा ना साथ है तो C का रहेगा। देखो A और उधर का C, वो बीच में आया तो वो उसका भी बराबर था, उसका भी बराबर था, वो बीच में आया, और एक BD बचा, तो यहाँ पे B या D, B, समझ गए। तो देखो सिमिलर जब भी करना होगा ट्रायंगल्स को, याद करना कि उसको ऐसे लिखते हैं सजा करके, ये ना कि AOB लिख दो उसको DOC लिख दो, गलत हो जाएगा, मतलब सही रहेगा लेकिन जो टीचर अगर रहेगा तो काट देगा वो, ऐसा लिखने का तरीका ही नहीं है। जब भी लिखो तो ऐसे जो एंगल जो साइड बराबर हो उसके लिखा जाता है। तो यहाँ पे एंगल है तो एंगल बराबर करके लिखो, यहाँ से एंगल 1 है तो A, यहाँ एंगल 2 है, दोनों एंगल्स बराबर हम देख रहे हैं, तो A के साथ इधर A है किनारे तो C भी किनारे रहेगा। मान लो अगर ये लिखते हो बीच में तो ये वाला भी बीच में लिखो, बराबर बराबर वाला, मैं समझ गए कैसे करना है। जो एंगल्स बराबर रहेंगे उसी का जैसा साइड भी यहाँ पे लिखना है, ट्रायंगल का मतलब कि नाम, नेम। चलो यहाँ से सीख गए। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, और शायद सिमिलर का हम तरीका बताए ना, बाई एंगल एंगल, या तो 3 गो एंगल बराबर होता है, शायद हम पहला वाला क्लास होगा कि कोई दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, जब, इसको हम दो तरीका से बताएंगे क्वेश्चन, एक तो पहले सिमिलरिटी से को देख लो, उसके बाद हम थेलेस थ्योरम से भी बताएंगे क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, याद करो, जब दो ट्रायंगल्स का आपस में एंगल क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था, है ना। चलो सीखो यहाँ से।
हम थेस का भी यूज करके बना सकते हैं। तो चलो हटाओ, वही सीखो ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, सिंस ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। इस ट्राइंगल में 1 2 बराबर हो गया ना, एंगल 1 बराबर 2 देखो किए है ना। अब ये भी देखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल रहेगा उसी का एंगल यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल रहेगा उसी का एंगल यहाँ पे लिखेंगे, इन्हें अल्टा पलटी मत कर दो, 2 बराबर 1 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो लिखे उसका आंसर गलत ना हो गया। यहाँ जिसका है घर वही ना घुसेगा जा करके, अब ये उसका घर है तो इसमें घुसा दोगे। तो ये जो एओ बी में है तो एंगल 1 बन रहा है, और ये सीओडी में एंगल 2 बन रहा है, इसको यहाँ लिखेंगे और 3 4 भी लिख दिए। और एक और चीज है ना, ये दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि शॉर्ट में लिख दो ए आई एंगल, ए आई एंगल माने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल हाई भी कर लो ना बराबर, क्या नाम है इसका, ऐसे इसका काम है नहीं, लेकिन कर लो इसको, लेकिन छोड़ो, लेकिन कर देते हैं। इसका एंगल दे देते हैं कितना, हाँ इसका 5, और इसको हम कर देते हैं एंगल 6, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल इसका क्या नाम हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 6। इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, आमने सामने एंगल को वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि वीओ एंगल, वीओ का समझ जाओगे ना, 10th क्लास हो गया तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर बाई एंगल 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 से, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तीनों एंगल्स आपस में दोनों ट्रायंगल्स में बराबर हो गए। तो यहां से ट्रायंगल जो हो जाएगा, कौन सा नाम है जी उसका, ए ओ बी, ओ है देखो यहाँ पे, यहाँ दे दिए थे। ट्रायंगल जो है ए ओ बी किसके सिमिलर का, देखो साइन ये है सिमिलर टू डेट ऑफ ट्रायंगल सीओडी। अब देखो एक थोड़ा तुम लोग और तरीका जानो, जो अच्छा देखो याद करो, कॉन्ग्रुएंसी का रूल याद है कि जो साइड बराबर होता था, चाहे जो एंगल बराबर होता था उसको सामने का साइड एंगल बराबर लेते थे ना, याद है। अगर कोई ट्रायंगल मान लो, दो को ट्रायंगल सिमिलर करते थे ऐसे, मान लो एंगल 1 एंगल 2 बराबर होता था, सिमिलर दोनों ट्रायंगल सिमिलर करें, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, तो क्या हो जाता है, मान लो ए बी सी, ये है पी क्यू आर, कोई बताता नहीं हमको तो तुम लोग भी। तो, तो इसमें ये जो अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे देता था हम लोगों को, याद है 9th क्लास में, तो इसके सामने कौन सा साइड है, एसी, तो एसी भी बराबर किसके हो जाता था, पी आर के होता था। चाहे हाँ चाहे साइड बराबर देता था तो हम लोग उसके सामने का एंगल बराबर कर देते थे, क्या लिखते थे याद करो, बाई सीपीसीटी लिखते थे ना, सीपीसीटी बहुत बार हटाया होगा, सीपीसीटी चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्लास 9 याद करो। तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म याद है ना, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं हम, उल्टा बोल दिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलते थे। चलो, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, जो एंगल बराबर लिए हो उसके सामने का साइड बराबर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, रेशियो में जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है। इसमें साइड कहाँ से चलता है, रेशियो में चलता है, बराबर नहीं चलता है, कैसे चलता है, रेशियो में चलता है। तो चलो देखो जब एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है, नहीं एंगल 1 के सामने बता रहे हैं, देखो एंगल 1 के सामने कौन साइड है, बीओ है, अरे देखो ना बीओ सामने, बीओ है पड़ा हुआ है, बीओ है, ठीक ना। यानी कि जो बीओ हो जाएगा, अब बटा में एंगल 2 के सामने कौन सा साइड है, इस ट्रायंगल में देखो डीओ। चलो वेरी गुड, और आ जाओ, देखो यहां से उठा रहे हैं, एंगल 3 के सामने कौन सा साइड है, एंगल 3 के सामने साइड है एओ, ठीक है। और एंगल 4 के सामने कौन सा साइड है, ओसी, चाहे सीओ कर दो। चलो एंगल 5 के सामने कौन सा साइड है, एबी, एबी। और एंगल 6 के सामने कौन सा साइड है, डीसी। ये रूल है तुम्हारा, देखो सीख लो, ठीक ना। ये तुम्हारा सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में चला गया, ठीक ना। एंगल बराबर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें रेशियो में चला जाता है, बराबर नहीं होता है। तो देखो, तो हमको तो इसका काम नहीं ना है, इसका तो काम है नहीं, इसका तो काम है नहीं, देयर फॉर ई दोनों को खाली लो, हमको इसका ना काम है, देख रहे हो यहाँ पे हाई सब बैठल है,
तो बीओ बटा में डीओ इज इक्वल टू एओ बटा में सीओ। इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करोगे, इसको इधर बुला लो, इसको उधर भेज दो, हो जाएगा ना, क्रॉस करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो इसको इधर बुला लो, तो सीओ बैठ जाएगा, और ये डीओ का डीओ रहने दो, और उधर एओ के एओ रहने दो, और ये उधर जाएगा, बस ये अदला बदली हुआ है, बाकी सब वही है। ये इंटरचेंज हो गया, ये वाला इसके जगह पे चला गया, ये वाला इसके जगह पे चला गया, क्योंकि होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया कितना, बीओ। क्या प्रूफ करना था, यही एओ बटा बीओ इक्वल टू सीओ बटा डी। आ गया, ये तुम्हारा हो गया प्रूफ। ये तुम्हारा पहला तरीका से प्रूफ हो गया। ये तुमको किससे प्रूफ किया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। यहाँ पे जो मेथड यूज किए हैं, मेथड क्यों यूज किए हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का तरीका यूज किया। इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, तो ये तरीका यहाँ पे लिखे हैं, और इसको हम एक और तरीका से बताएंगे थेल्स थ्योरम से, जो अभी यहाँ वाला, ये वाला ना। अच्छा ठीक है, चलो देखो जी, यहाँ पे सबको घबराएगा, हमको पता था। चलो ये पूछ ही दिया। देखो क्या करो ना, छोड़ो, ऐसा आ गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो ना, क्रॉस क्रॉस करो ना, क्रॉस करो। तो बीओ गुने सीओ बराबर हो जाएगा एओ गुने डीओ, होगा कि नहीं बता, क्रॉस सीखे हो ना मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो और वहां देखो, बस यहाँ पे ऊपर क्या है, कैसे भी लिख सकते हो, जैसे इसके जैसा कर लो थोड़ा सा, एओ है ना पहले, हाँ, तो एओ गुने डीओ बराबर बीओ गुने सीओ लिख सकते हैं, एक ही बात है, वो बराबर है चाहे बराबर हो, इधर उधर लिख दिए। अब यहाँ पर देखो एओ बैठा है, प्रूफ करने वाला पे देखो एओ। अच्छा देखो, यहाँ जो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बस इसको उधर भगा दो और इसको इधर ले आओ, अब बाकी ई दोनों को साथ वैसे नहीं रख दो, ठीक है, तो नहीं हो जाएगा एओ, उधर से ही चल आया, उधर से इस बार सीओ, और बीओ रहेगा, डीओ, क्या ठीक तो है, सॉरी उधर वाला हाँ वाला आ गया था ना, सॉरी सॉरी। अच्छा दोनों ले सकते हो, लेकिन जो प्रूफ करा है उसी को देखो, जो प्रूफ करा है उसी को देखो, यहाँ पे एओ गुने डीओ, एओ गुने डीओ, और यहाँ हो जाएगा सीओ, हाँ बीओ गुने सी। हाँ अब देखो, क्या समझ लाना है, एओ बीओ लाना है ना, तो इसको और इसको साथे रखो, मतलब कि ये नहीं आएगा, तो कौन कौन आएगा, उधर का हमको काम है बीओ का, बीओ को इधर बुला लो, और उधर काम है डीओ का, नीचे डीओ को इधर बुला लो, बाकी हर चीज गोलका वाला सेम रहेगा, तो वो तो क्या एओ, अब ई बटा में चला आएगा बीओ, उधर रहेगा सीओ, ई बटा में चला आएगा डीओ, हो गया प्रूफ, हो गया ना। तो खुद से भी कर सकते, कोई कोई तो ऐसे करता भी नहीं, जैसे समझा दिए थे, क्रॉस करके अपना इधर उधर उतार दो, हो गया। ये तरीका लिख देना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से बनाया है, ठीक ना। एक और तरीका बताएंगे सेल्फ थ्योरम वाला। एक क्वेश्चन तो सब तरीका से जानना चाहो, एक तरीका से क्यों जानोगे, सब तरीका जानो।
इसका ना, इसका काम नहीं है। ए बी और डी सी का काम है, ये नहीं है। भले तीनों होता है, लेकिन हमको जो काम रहेगा वही लेंगे ना। अब बाजार में तो सब सामान मिलेगा, जो हमको काम रहेगा ले लेंगे, वही चीज। हो गया, हो गया प्रशांत। अच्छा साइड। देखो जी, अब जो नेक्स्ट हम तरीका बताएंगे वो यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन तरीका अलग रहेगा। और उस तरीका का क्या नाम है, फेल्स हुआ, जो पढ़ रहे हो वही। ये बता दिए कि मतलब कि आगे चल के थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे लेते हैं। सेम यही रहेगा। देखो, इसको भी बैठा देते हैं, अच्छा बताते हैं। इसी का एक और तरीका है। हम एक फिगर बनाते हैं फिर से ट्रेपीजियम का। ए बी सी डी, सब गिवन ऊपर ही लिखेंगे, खाली बताएंगे, सब गिवन ऊपर लिख लेना तुम लोग, है ना। ये पैरेलल है, और ये दोनों डायगोनल है जो कटता है ना। तो देखो इसमें याद रखना ना कि ए बी के पैरेलल एगो लाइन एगो खींच देना। ए बी चाहे डी सी के दोनों तो पैरेलल है, तो किसी के पैरेलल एक इसमें कंस्ट्रक्शन देना होता है, यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। ये है कि वो डायरेक्ट बन गया, इसमें तुमको क्या देना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो, हाँ, तो कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो कैसे, यहाँ पर एक लाइन खींचो पैरेलल, डॉट 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 पर लाइन खींचिए। मान लो कि एगो ई है, मिड पॉइंट नहीं है, पैरेलल लाइन खींचे हैं, तो लिख देंगे क्या, ड्रा ई ओ पैरेलल ए बी चाहे क्या, डी सी, उसको भी किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हम, चलो डी सी ले लो ना, ए ओ पैरेलल डी सी ले लिए। जब हम ये लिए तो देखो क्या हुआ, एंड ये जो है ना ईओ जो है, चूंकि ऐसे करो सिंस जो ए बी था वो किसके पैरेलल था, डीसी के, ये तो गिवन था ना हमको क्वेश्चन में। तो जो ईओ खींचो है ना डीसी के पैरेलल, वो ए बी के भी पैरेलल हो गया, मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो गया, तीनों, ये पैरेलल ये पैरेलल ये तीनों क्या हो गया आपस में पैरेलल। अरे हम अभी कंस्ट्रक्शन करके इस पे खींचे, लेकिन ये किसके भाई पैरेलल था, इसके पैरेलल था, यानी तीनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो चलो देखो, तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो तुम क्या करो कि इस ट्रायंगल में जाओ, ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में जाओ, ए डी सी में। तो इसमें तुमको क्या कोई थेल्स थ्योरम का कोई इसमें बहका रहा है, बनेगा कैसे। हाँ, ईओ पैरेलल डीसी है, सीन्स जो है ईओ है पैरेलल डीसी है, जब ये ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में लाइन एगो पैरेलल तीसरा साइड का हो गया, तो समझ लो थेल्स थ्योरम एकदम लगना 100% तय है। तो ईओ पैरेलल डीसी, तो कौन बटा करते थे जी, तो देयर फोर ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा जी, एओ बटा ओ सी हो जाएगा, एओ बटा ओ सी। ये कैसे आया है, तो वही थेल्स थ्योरम का यूज करके, यूजिंग थेल्स थ्योरम। हो गया। अब क्या करो कि ये चूंकि ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो तुमको क्या एक ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर में ए बी डी भले उल्टा हो गया है, लेकिन क्या हो गया, ट्रायंगल तो है। तो लिखेंगे क्या, नाउ इन ट्रायंगल किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में जब जाए, उसमें जब गए तो हमको कौन भेटा गया जी पैरेलल, ये ईओ पैरेलल किसके भेटा गया, ए बी के। तो ईओ पैरेलल भेटा गया ए बी के। कोई पूछेगा कि कहाँ से आया है, तो बाई लिख देना, कंस्ट्रक्शन से याद दिए, हम कंस्ट्रक्शन किए थे तब ना आया है, बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब खुद से पारे फैलाई तब आया। हाँ जी, देखो, तो यहाँ से हम लोग किसको किसको बटा बटा ले सकते हैं जी, तो क्या हम ए ई बटा में ए डी ई डी, बताओ इसमें क्या क्या ले सकते हो, ये पैरेलल हो गया इसके, तो इसमें क्या क्या बटा ले सकते हो लाइन। हाँ, ए ई बाई ई डी इजिकल टू ले सकते हो,
AO बटा में OC। हाँ, AO बटा OC। अच्छा ये लेना है आपको, हाँ ऐसा ऐसा ये पैरेलल है ना, ये सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा, ये पैरेलल है ना, तो AE बटा ED इक्वल टू BO बटा OD ले सकते हो आप, ठीक है। तो AE बटा में ED पैरेलल का देखो, तो BO बटा में OD, ऊपर से अगर आए हैं तो ऊपर से भी आएंगे, अगर नीचे से जाते तो नीचे से जाते, ठीक है। लेने का भी रेशियो तरीका है, एक ने एक ऊपर से ले लो, एक नीचे से ले लो, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर से ले रहे हो तो ऊपर से इसको भी लो, अगर नीचे से जा रहे हो तो नीचे से भी जाओ, ठीक है, एक तरीका से। तो हो जाएगा AE बटा ED इज इक्वल टू BO बटा में OD, क्योंकि इस ट्रेंगल में गए हैं इसीलिए, ये ट्रेंगल। तो हो जाएगा क्या, BO बटा में OD, समझ आया कैसे लेना है, ऊपर से अगर ऊपर से तो नीचे से, और जो ट्रायंगल है उसी में लेना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर, मान लो कि इक्वेशन नंबर एक फर्स्ट बना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो हम बना लिए इक्वेशन सेकंड। क्या तुमको कुछ दिख रहा है, कुछ इसमें आगे बढ़ने का तरीका, क्या करेंगे बताओ तो, कुछ आगे बढ़ने का तरीका क्या दिख। हाँ, AE बटा ED देखो, और उसमें भी AE बटा ED, ये अदर ये दोनों फंस गया है, यानी कि हई जो गया है और जो गया है, तो मतलब कि इसको भी क्या कर देगा, आपस में बराबर कर देगा, ये दोनों को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से उठा लो AO बटा OC इज इक्वल टू, यहाँ से BO बटा OD, यही प्रूफ करना था क्या, कोई बात नहीं है, BO है तो, और बोले था ना इंटरचेंज करने का कैसे किया जाता है, ये वाला यहाँ पे आएगा तो ये वाला उधर जाकर बढ़ जाएगा, तो AO इसको उधर बुला लो तो BO, ये उग गया है तो ये चल जाएगा OC बटा OD, हो गया proof। ये तुम्हारा थेल थ्योरम से हम यूज करके बना दिए, आया समझ तरीका। चलो
और 9 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको एम आई कर देना, ये भी आता है भैया। हो गया। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसे है बनाते हैं। फिगर 3 रहेगा। देखो फिगर यही है 10 वाला में। अब इसमें उल्टा दे दिया है, बताए क्या दे दिया है, ये देखो उल्टा दे दिया है, कहाँ गया हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है इसमें उल्टा दे दिया है कि ABCD, एक इसमें क्वाड्रिलेटरल दिया है ना, क्वाड्रिलेटरल। लिखेगा गिवन दैट ABCD जो है इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में दे दिया है ABCD। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। और इसका जो डायगोनल है, कौन कौन डायगोनल्स, डायगोनल्स का नाम हो गया AC एंड BD। AC एंड BD इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटते हैं। अच्छा कोई हमको बताएगा इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ इंटरसेक्ट का मतलब केवल काटना। अब बाइसेक्ट बोल दिया तो बराबर बराबर काटना, ठीक ना। अगर मान लो तुमको क्वेश्चन पूछे कि जो रोम्बस का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है कि इंटरसेक्ट करता है? बाइसेक्ट करता है। और कोई बोल देंगे कि कोई ट्रेपीजियम का डायगोनल है तो उसका बाइसेक्ट करेगा कि इंटरसेक्ट करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में पता है नहीं कि कैसा है, कैसे खाली दुगना पैरेलल होता है, दुगना तो नॉन पैरेलल होता है इसलिए। AC and BD intersect each other at point O। तो टू शो, अभी दिया है एंड गिवन कितना है जी, AO बटा BO इज इक्वल टू दिया है CO बटा में DO, ये दे दिया है भाई। AO बटा BO इज इक्वल टू CO बटा DO हमको दे दिया है, ये गिवन है। तो टू शो हमको क्या दिखाना है, जो है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, इज अ ट्रेपीजियम। देखो इसमें पता है क्या करना रहता है, अगर हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल दिखा दिए तो हो जाएगा ना। अगर हम इन दोनों लाइंस को क्या कर दिए, पैरेलल दिखा दिए तो हो गया ट्रेपीजियम। लाइंस कैसे पैरेलल होंगे देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा जो हम किए हैं ना, कंस्ट्रक्शन दे दो इसमें, कंस्ट्रक्शन। इसको किसी के पैरेलल खींच लो, मान लो कि चले ऊपर वाला पैरेलल खींच लेते हैं, इसको पैरेलल खींच लो EO, नीचे के पैरेलल खींच सकते हो, ड्रा EO पैरेलल, चलो AB को ले लो, ऐसे इसको भी ले सकते हो, CD भी ले सकते हो। चलो की बार AB ले लेते हैं, EO पैरेलल AB ले लिए। EO जो है पैरेलल AB का हम खींच लिए कंस्ट्रक्शन में। अब इसका देखो काम क्या आ जाएगा, क्या काम है जी देखो तो देखो जब तुम खींच लिया तो कौन ट्रायंगल में जाओगे, एक बात तो देखो, जब तुम खींच लिया पैरेलल तो किस ट्रायंगल में जाओगे, कौन ABD में जाओगे, क्योंकि देखो EO जो है पैरेलल इसको खींचे हो ना, इसलिए तुम ABD में जाओ, ABD में, ABD में, ठीक ना। तो इन ट्रायंगल ये भी है ABD में, उसमें हम लोग खींच चुके हैं ना, सिंस जो EO है पैरेलल हम खींच चुके हैं AB के। ये हम बाई कंस्ट्रक्शन से किए हैं, क्योंकि पूछबे करेगा कैसे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ क्लियर कि हम बाई 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 कंस्ट्रक्शन से लिए, अपने खुद बनाए हैं उसको, खुद से अपने लिए रूप है। तो बताओ जब ऐसा होगा तो क्या इसमें AE बटा ED इज इक्वल टू हो जाएगा AO बटा में, ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा कर रहे हैं, ये क्यों ना, ऐसे है। हाँ AE बटा ED और ये BO बटा OD हो जाएगा, हो जाएगा AE बटा ED इज इक्वल टू BO बटा OD। तो हो जाएगा इसमें AE बटा में ED इज इक्वल टू BO बटा में OD। ठीक है हुआ। और जब ऐसा हो गया AE बटा में ED इज इक्वल टू BO बटा में OD हो गया, ये बाई थेल्सियम से होगा, ठीक है, यूजिंग थेल्सियम। लेकिन
हमको क्या दिया हुआ है बताओ तो। सिंस ये हमको दे दिया है पहले ही। क्या दिया है? ए ओ बटा में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटा में डी ओ। क्या करो ना, इसको इसके जैसे बना लो ना। या डी ओ को इधर बुला लो, बी ओ को रख ले रहो कि हमको इसको हटाना है ना। कैसे कर दो, इसको उधर भेज दो, उसको उधर ला दो। ए ओ बटा में सी ओ बराबर बी ओ बटा में डी ओ। देख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमको इसके जैसे बुलाना है, तो देखो बी ओ और इसको उधर भेज दी, सी को इधर बुला ली, इंटरचेंज कर दी दोनों के। ये दोनों के इंटरचेंज कर दी, बाकी सब चीज वही। देखो इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ पे बी ओ बटा ओ डी के जैसा आ गया। देखो ये दोनों जब ये बराबर थे, भी आपस में बराबर नहीं, ऐसे नहीं। जब ये हो गया तो क्या करो कि और ए ई बटा में ई डी, हाँ वही है। ये दोनों बराबर थे, भी आपस में बराबर हो जाएगा ना, वही रूल है। लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड बराबर। इसको अगर इक्वेशन 1 बना सकते थे तो इसको इक्वेशन 2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये गिवन था ऐसा। बस प्रूव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ बटा में सी ओ हो जाएगा। ए ई बटा ए डी जो है बी ओ बटा ओ डी के बराबर हम प्रूफ किए खुद से। लेकिन क्वेश्चंस में ये ए ओ बटा जो बी ओ था सी ओ बटा डी ओ के बराबर दिया था, या इसको हम थोड़ा सा रूप चेंज कर लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बतिया है। तो ये दोनों जो है दोनों में सेम आ गया, बी ओ बटा इसमें भी आ गया, बी ओ बटा डी ओ इसमें भी आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब राइट राइट बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर कर दिए, और एक आदमी से दोनों बराबर हुआ, भी आदमी को बराबर करो। तो ए बटा ए डी किसके बराबर हो गया, ए ओ बटा सी ओ के। यहाँ से इसको हटा दिए और इसके जगह भाई ला दिए, दोनों आपस में बराबर है। तो जब ऐसा हो गया तो क्या तुमको कुछ दिख रहा है, क्या क्या कुछ है इसमें? ए ई बटा ई डी इजिकल टू ए ओ बटा ओ सी हो गया। तो क्या होगा बताओ, कौन पैरेलल होगा, किसके पैरेलल? ईओ किसके पैरेलल होगा? डीसी के पैरेलल होगा, हाँ डीसी होगा, ठीक है सिद्धार्थ ठीक बोला। यानी कि जब ऐसा हो गया तो इस ट्रायंगल में लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ये एडीसी में जाओगे तो हमको ये वाला आ गया है, ए ई बटा में ई डी हमको मिल गया, ए ओ बटा में सी ओ लिखेंगे। हम लोग प्रूव्ड कर चुके ऊपर, प्रूव्ड एबव, है ना। देयरफॉर ये लाइन जो ईओ है किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी के। जो ईओ है पैरेलल हो जाएगा डीसी के, ठीक ना। और जब देखो एक मिनट, हम लोग क्या खींचे थे, ईओ को खींचे थे एबी के पैरेलल, लेकिन अभी यहाँ पर आ गया ईओ किसके पैरेलल, यानी कि एगो से दोनों पैरेलल हो गया, मतलब वो दोनों जो कौन है आपस में पैरेलल है। बट लेकिन जो ईओ था किसके पैरेलल था जी, एबी के। ये हम लोग किए थे बाई कंस्ट्रक्शन से, है ना। तो देयरफॉर बस यहाँ पर हो गया, ईओ इससे पैरेलल, ईओ इससे पैरेलल, यानी कि ए बी किसके पैरेलल हो गया, डीसी के। और जब किसी भी क्वाड्रेटरल में दो साइड आपस में पैरेलल होता है तो क्या होता है, ट्रेपीजियम बन जाता है बस। देयरफॉर एबीसीडी क्या हो गया, इज ए ट्रेपीजियम। और तुम लोग इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म। कौन? हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 10 10 10 कर लेना। ये भी इसको इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं परीक्षा में आता है। हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे।
एडी से एडीसी घर पे बनेगा, बनेगा बनेगा, बना के देखना। कौन कॉल कर रहा है? हेलो। 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 ठीक है चलो, हो गया ना, मिटाते हैं, कॉपी दो। तो इसको मिटा देते हैं, सबको समझ में आ गया ना? इसको आराम से घर पे देखो, एक बार कम से कम घर पे अपने से बनाना। यहाँ पर समझ गए? अपने से अगर उतारो करके फेयर में उतारो, चाहे तो मैंने एक बार फिर से इसको बनाओ, तब जाके समझ में आएगा। मेरे बताने से एक बार में नहीं होगा, क्योंकि सब प्रैक्टिस का चीज है। ठीक है चलो, इसको मिटाते हैं। तो 2 मिनट रुको, क्या उसका मयंक का जो है ना, अरे उसका बता एग्जाम चल रहा है, तो वो जो है ना, मतलब ये क्वेश्चन भेज देता है कि सर बता दीजिए, हम भेजना रहता है स्कूल में। तो कल 2 मिनट रुको, उसका जो है ना 10 क्वेश्चन रहता है, तो 2 मिनट में बता देते हैं। फोन कर रहा था, ठीक है, 2 मिनट खाली रुको, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऑफ करते हैं कैमरा को। अरे हाँ, स्कूल में करा था। अरे हम बोलते हैं कि अपने से दिया करो, तो हमको फिर बुलाएगा। अरे क्या, अभी आप नंबर ला दे, क्या होगा, थोड़ा सा उसको करना चाहिए खुद से। हम्म। The angle between the incident and the player mirror 30 degree. The incident and the player 30 degree. What is the angle of incidence? 60 डिग्री होगा, पहला में भी। उसके बाद the image of an object formed by the player mirror is virtual। दूसरा था ए, सेकंड का ए। थर्ड, the angle of incidence of the light ray passing through the center of curvature concave is the angle of incidence of light। चलो आगे हो गया जी।
आवाज आ रहा है मेरा? चलो जी आगे बताते हैं। कैसे हो गया? उल्टा कैसे हो गया? तुम लोगों को सीधा दिख रहा है वो? हेलो। हेलो, तुम लोगों को सीधा दिख रहा है ना बोर्ड? चलो स्टार्ट कर दी इकोनॉमिक्स। आवाज आ रहा है? चलो। हाँ जी देखो, चलो तो अब हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। दो इकोनॉमिक्स का कल के बाद। हाँ, अब नेशनल इनकम बारे में बता दिए थे ना कि जो नेशनल इनकम होता है वो जितना भी सर्विस होता है और क्या कॉस्ट प्राइस जितना भी मतलब कि हम लोग को यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ है उस सभी का जोड़ होता है, उसी को ना बोलते थे नेशनल इनकम। किसी स्पेसिफिक टाइम में या तो 1 साल में या तो 5 साल में, जो भी समय फिक्स किया गया हो। अब आ जाओ, ये नेक्स्ट टॉपिक है पर कैप्चा इनकम। ये किसको बोलते हैं? पर कैप्चा इनकम। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि देश के हर एक नागरिक का कमाई, पैसा जितना कमाता है महीना में, दिन में, जो भी इसका मतलब क्राइटेरिया है, उसी को क्या बोलते हैं? पर कैप्चा इनको। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको पढ़ो। तो कह रहा है क्या? इट इज ऑल्सो, कह रहा है कि ये इनकम होता है, इट इज इनकम अर्नड बाई पर्सन। जो एक आदमी क्या करता है? कमाता है। और इट इज द मेन इनकम ऑफ द पीपल इन द कंट्री। ऐसे भी सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम, इनकम अर्नड बाई ए पर्सन। एक आदमी द्वारा जो है कमाए गए इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? ये। और इट इज द मीन, इट इज द मीन। मीन में समझते हो? औसत या एवरेज भी बोल सकते हो। मीन को हम लोग एवरेज बोलते हैं। इट इज द मीन और ऑफ एवरेज ऑफ ऑफ द ऑफ द पीपुल, ऑफ द पीपुल इन ए कंट्री, और या स्टेट
या तो कंट्री हो जाए या तो स्टेट हो जाए, मतलब सब जगह का निकलता है। और ये स्पेसिफिक रीजन या कोई एक खास जगह है, जैसे कोई डिहरी अगर बोलेगा कि निकालो प्रति व्यक्ति आय, तो निकल जाएगा। घरे घरे घूमेगा, कितना कमाता है सब नोट करेगा, जितना जनसंख्या डिवाइड दो हो गया। जैसे मान लो अभी बताएंगे ऐसे करके, स्पेसिफिक रीजन जैसे हो जाएगा लाइक सिटी, सिटी हो गया, शहर, टाउन, है ना, ईटीसी, ये सब का निकल सकता है। डिस्ट्रिक्ट का भी निकल सकता है, देखो डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो जाएगा, समझ लो डिस्ट्रिक्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला, कैसे इसको कैलकुलेट करोगे जी? इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं जी? तो देखो इसका होता है इनकम पर कैप्चा, यानी कि पर कैप्चा इनकम, ये है। क्या होता है फार्मूला? उसका होता है फार्मूला नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बटा में हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन। ये इसका फार्मूला होता है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कितना व्यक्ति वो कमाता है, कैसे पता चलेगा? मान लो घर में 10 व्यक्ति है, और घर का जो टोटल इनकम है और सबका जोड़ जाड़ के, मान लो कि 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए कमाता है, टोटल इनकम हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। और टोटल कोई व्यक्ति है 10 गो, तो भागा दोगे तो कट जाएगा। यानी एक व्यक्ति का कितना पैसा कमाई हो गया? करीब करीब 10,000। तो 10,000 तुम्हारा क्या हो गया? पर कैप्चा इनकम ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का कमाई जो हो गया वो कितना हो गया? 10,000। एक फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी कोई कोई लिखता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अगर मान लो कि फार्मूला के हिसाब से लिखोगे तो भी सही है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नेशनल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और एनी रीजन। यानी कि जितना है नेशनल इनकम में तुम टोटल पॉपुलेशन में भाग दे दो, तो जो निकलेगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? इनकम पर कैप्चा इनकम, ठीक है। अब आ जाओगे, समझ गए पर कैप्चा इनकम क्या है? 2 नंबर में आता है, कुछ लिख दोगे ना आएगा तो। इट इज डिफाइंड, देखो दोनों तरीका बता दिए। एक तरीका है कि एवरेज मीन होता है ऑफ द नेशनल इनकम टू दी टोटल पॉपुलेशन, मतलब वही ये फार्मूला जैसे वैसे भी करके ये दिमाग में रखोगे तो खुद से भी लिख सकते हो डिफिनेशन। रेशियो है नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन। चलो ये जान गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है? ये वर्ल्ड में ही यूज होता है। वर्ल्ड में जो देश है, कोई डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, बताया था ना कल दो अंतर। डेवलप्ड कंट्री जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, हेल्थ सुविधा ज्यादा है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये सब, तो वो सब डेवलप्ड कंट्रीज है। डेवलपिंग कंट्री जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, वो भी एक दिन हो ही जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। तो ये जो माप होता है, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है WHO, उसका में एक माप होता है सबको, जो है ना, जितना जितना देश का आंकड़ा जारी होता है ना, जैसे सेंसस अभी होने वाला था ना 2021 में, होगा ही लास्ट में कराया है। इसमें 10 साल पे एक बार क्या होता है? सेंसस होता है। सेंसस मतलब जानते हो क्या होता है? सेंसस पता है? 10 साल में एक बार हमारे देश में सेंसस होता है, सब देश में होता है। हम पाते हैं, देखो हम बताते हैं। तुम लोग मान लो कि घर में परिवार है 10 गो, मतलब जो 20 गो जो भी हो, और हमको घर का खर्चा चलाना है। हम क्या करेंगे? हम लोग जो भी है, जब पता करेंगे ना कि किसको कितना क्या चाहिए, वो कितना खाता है, कितना खर्चा है, सब लोग बैठा के तुम लोग जितना कमाई है उसको बढ़ाना है कि घटाना है, क्या करना है, पता लगाओगे। देखते हो बजट होता है ना हर साल पेश, बजट जो है हर साल पेश होता है, क्यों? क्योंकि एक साल में जो सरकार देखती है कि कहाँ मेरा मुनाफा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, किसका पैसा बढ़ाना है, किसका घटाना है, ये सब नाफा तौल करके हर साल जो है सरकार, चाहे राज्य का सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों अपना बजट को पेश करती है, ठीक है। हर साल साल वित्त मंत्री पेश करता है ना। तो यहाँ पर भी जैसे देखो, क्यों? तो देश में मान लो कि जो देश का राजा है, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर, चाहे प्रेसिडेंट, कुछ भी है, उसको पता ही नहीं रहेगा कि देश में कितने मेरे लोग हैं, कितना जरूरत है सामान का, कितना खाना चाहिए, तो कैसे व्यवस्था होगा? सोचो व्यवस्था होगा। मान लो पापा को बतेबे नहीं तुम करोगे कि हमको ये चाहिए, तो कहाँ से ला के देंगे? है ना, चाहिए ना, उनको पता होना चाहिए कि मेरे बेटा को ये चाहिए, वो चाहिए, पढ़ाई के लिए जरूरी है किताब, वो चाहिए, किताब स्कूल वाला दे दिया,
तुम पापा का बताइए ना करो कि यही किताब चाहिए, स्कूल वाला बोला, तो कैसे उनको पता चलेगा? तो यानी कि देश में, हर एक हमारे देश में 10 साल में, चाहे सभी देशों में, एक कुछ कुछ समय पे सेंसस किया जाता है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। सेंसस, CNSS, इसका होता है जनगणना। इसमें तुम्हारे जब जनगणना वाला आएगा ना, तो पूछेगा घर पर आकर कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने साल के आयु के हैं, मतलब कि एज। उसके बाद तुम्हारे घर पे के गो गाड़ी है, के गो साइकिल रखे, के गो रेडियो है, मेरे पास आया था, हमको याद है 2011 में, वहाँ भी दुकान पर, दुकान था मेरा। तो बैठे तो आया था वो, दो लोग आदमी आया था, पूरा लिख रहा था, पूरा बड़ा सा रजिस्टर लाया था। उसी पर जो है सबका नाम चढ़ाया, कितना एज है वो चढ़ाया। पूछा क्या रखे हैं, टीवी है घर में, रेडियो है, फिर आप क्या बोलते हैं, क्या खाना खाते हैं ये बताइए, कितना आपका खाना, इनकम आपका कितना है वो बताइए, सब पूछ के ले गया था। आधा घंटा तक करीब करीब वही सब दिमाग खाया था मेरा। मेरा पापा तीनों मिल के बताते, तो समझ जाओ। तो ये जो है ना वो सब करता है लोग, सेंसर। ये जितना आंकड़ा होगा ना, वो सब एक जगह इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर सरकार के डेटा में जाएगा, सरकार के पास जाएगा। और सरकार देखेगी कि हमारे 10 सालों में जो हमारे देश का जनसंख्या है, घटा कि बढ़ा, उसी के हिसाब से ना व्यवस्था करेगा। मान लो कि जनसंख्या हो गया 140 क्रॉस कर गया मान लो, तो उसके हिसाब से हम लोग को अब अनाज का पैदावार बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो भुखमरी हो जाएगा। जो पैसा वाला है उसको तो अनाज तो मिल जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं उसको भूखे मरेगा। तो यानी कि अनाज का उपलब्धता कराना है, तो जरूरत पड़ेगा तो अपने देश में पैदावार बढ़ाएगा। जो खराब जमीन है, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे चैप्टर 1 में, जो खराब जमीन है उसका भी यूज करेगा लोग, सिंचाई का व्यवस्था करके, सूखा साखा है वहां भी पानी पहुंचा के जमीन का उपयोग करेगा लोग, अनाज उगाड़ेगा, तभी खाना मिलेगा बढ़ता हुआ जनसंख्या के। अगर जरूरत पड़ा तो बाहर से भी हम लोग दूसरे देशों से कांटेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे भोजन को, सामानों को, जरूरत पड़े, समझ गए? तो सेंसस का बहुत ही महत्व होता है किसी भी देश के लिए, कि उसका क्या समस्याएं हैं, हम कैसे जानेंगे। तो देखो, अब हम लोग एक पढ़ेंगे HDI के बारे में। HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना? इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, 1 नंबर में पूछता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्या होता है? इट इज ए टूल, मतलब एक तरह से एक हथियार है, एक औजार है, तो उसका डिफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं अच्छा से। इट इज ए टूल, एक तरह से क्या, एक टूल है, औजार है। इट इज टूल विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है टू मेजर, मापने में, मेजर ए ओवरऑल अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट इन ए कंट्री, इन ए कंट्री, है ना? इट मेजर्स, ये मेजर करता है, एंड कंपेयर्स, और तुलना भी करता है। इट मेजर्स एंड कंपेयर्स नेशंस, मतलब राष्ट्रों को, देशों को, नेशंस मतलब राष्ट्र होता है ना, ऑन दी बेसिस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के आधार पर, एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपुल, ये ठीक है, एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपुल, लोगों के शिक्षा स्तर का कैसा व्यवस्था है, दियर हेल्थ स्टेटस, उनका स्वास्थ्य का कैसा स्थिति है, दियर हेल्थ स्टेटस, है ना? उसके बाद फिर एंड पर कैप्चा इनकम, लास्ट में आ गया एंड पर कैप्चा इनकम, ये, है ना? और भी होता है ATC, और भी लिख सकते हो, लेकिन चलो इसे, ये सब मेन है। और एक और है, रुको ये एंड स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल, लोगों का कैसा रहन सहन है, इसके आधार पर भी। और ये जो है ना, ये जो रिपोर्ट है, दिस HDI रिपोर्ट, दिस HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपर इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड, इसको पब्लिश्ड किया जाता है, पब्लिश्ड बाय ए बाय ए ऑर्गन, और इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये किया जाता है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है नेम्ड, उसका क्या नाम है, UNDP। देखो अंडरलाइन करते हैं, UNDP पूछता है कि कौन सा ऐसा संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है,
जो कि एचडीआई रिपोर्ट को लागू करता है, जारी करता है, पब्लिश करता है। तो उसका देखो यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देते हैं यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, याद रहेगा। एचडीआई रिपोर्ट को कौन लागू करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही लागू करता है। ये एक संस्था है सर, पूरा वर्ल्ड संस्था, वर्ल्ड का संस्था है। और देखो भारत का जो है 2019 में 129वां रैंक था, यानी कि इंडिया इज ऑन 129 रैंक इन 2019। 2019 का 20 का भी शायद आया होगा, अब जाके किया होगा, 20 में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने 19 का दिए थे, पिछले साल का रेंज है। तो अब आया होगा तो नेट पे सर्च करके देख लेना इसे, तो कुछ एक दो घटता बढ़ता रहता है कभी कभी। तो एक ऐसा टूल है जो मेजर करने का काम करता है देशों को, देश का कैसा वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, लोग कितना शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, लोगों को कैसा कैसा स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है उसको भी ये गिनता है, लोगों को कैसा वहाँ का रहन सहन है, कैसे रहते हैं, इन्हें कचरा में रहते हैं कि अच्छा माहौल में रहते हैं, और प्लस में लोगों का क्या इनकम है, पैसा कितना कमाते हैं वो। ये 4 या 5 चीजें जो है ये एचडीआई देखता है। और जो देश एचडीआई का जितना क्राइटेरिया है चारों पांचों बताए हैं, इस सबको अच्छा अगर सबका रैंक ला देता है तो वो समझ लो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले पायदान पर, चाहे कैसे है समझ जाओ, जिसका सबसे अच्छा पहले पायदान पर, उससे भी दूसरा तीसरा चौथा, इसलिए भारत का जो है कितना रैंक है? 129वां रैंक है, टोटल जितना है ना 200 कुछ देश है, उसमें भारत का कितना रैंक है? 129 रैंक। खराब है ना जी, है ना। तो वही चीज है ये एचडीआई का। तो समझ गए एचडीआई क्या होता है, कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करने का काम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद जो है ये ये पढ़ लिए। अब आ जाओ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है, देखो इसको लिख रहे क्या, तो लिखो नोट्स में है ही, भेजे बता देते। मान लो कि एग्जाम में दे दिया कि राइट द क्राइटेरियाज ऑन विच एचडीआई मेजर्स द नेशनल डेवलपमेंट, तो कौन कौन क्राइटेरिया लिखोगे? हाँ ये हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद इन पर कैप्चा इनकम, हो गया 4 गो, हो गया ना, काफी 4 गो बिल हो गया। देखो पढ़ोगे तभी सब पढ़ो, इसमें किताब में क्वेश्चन सब नहीं है, मेरे पास एक बुक है इसका वो सवाल का, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो तुम्हारे पास भी है। हाँ, तो क्या करेगा ना कि उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप में अपलोड कर देंगे, उसको लोग जरा लिख लेना, क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ दिया है। तो ये तो ठीक है, हम अपना कॉपी में पढ़ा दिए, उसमें को पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, आइडिया मिल जाएगा। तो मेरे पास है, हम क्या करेंगे ग्रुप में पीडीएफ बना के डाल देंगे, धीरे धीरे नोट कर लेना। वो पिछला साल का है, 2020 का है, तो 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं, तो समझाए हैं, ठीक है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। तो देखो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। देख, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि ऐसा विकास, ठीक है, ऐसा विकास जो नेचुरल रिसोर्सेस को बिना नुकसान पहुंचाए हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिलता रहे, उसी डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको अपने से बना के लिख सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट या प्रोग्रेस इज डन विदाउट विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस, बिना हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस को डैमेज किए बिना, एंड ऑल्सो आवर नेक्स्ट जनरेशन विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस डेवलपमेंट, यानी कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, मान लो कभी हम पानी निकाल रहे हैं मोटर से, पानी ज्यादा खपत कर देंगे तो उन लोग के पास ऐसा पानी बचेगा ही नहीं, मोटर पे निकालवे नहीं करेगा, लेयर भाग जाएगा, हो ये रहा है, भाग ये रहा है, पानी बंदा पानी गिराता है, तो उन लोग को पानी खरीदना पड़ेगा। उन लोग ऐसा हम लोग जैसे सुख नहीं पाएंगे कि एक मोटर टिप है पानी हो गया मिल गया, उन लोग को इंतजार करना पड़ेगा, बाहर से वो नल वाला पानी आएगा,
नल में पानी देगा, पैसा देना पड़ेगा पानी का, हम लोग फ्री में मिलता है। तो बदलेगा ना वहाँ पे सिचुएशन। अगर हम अभी से ही पानी का अच्छा बचाव करेंगे, ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, सब मिल करके, एक आदमी से नहीं होगा, तो पानी का लेवल ठीक रहेगा, और उन लोग को भी पानी, हमारे आने वाले जनरेशन को भी मिलेगा। और मान लो कि अगर हम ज्यादा अभी कमाई के चक्कर में कोयला हो गया, कोयला खूब जलाएंगे, पेट्रोल डीजल खूब जलाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, उन लोग को इस सबसे वंचित हो जाना पड़ेगा। और प्लस में अभी अगर हम पेट्रोल डीजल, चाहे जो भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको अगर हम जलाएंगे तो वातावरण प्रदूषित होगा। ऐसा भी समय आएगा कि ऑक्सीजन को लगा के चलना पड़ेगा। देखिए वो एक दिखाता है, कहानी है, इंग्लिश में पढ़ा है किसी 9th 10th में, तो डीएवी स्कूल का था। उसमें आज से करीब 50 साल पहले का दिखाया है फिगर, 21 पे कुछ है जी, 100 साल का बन, 80 साल का बन। उसमें कहा है ना कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, बच्चा घर ही में रहेगा, लेकिन बाहर में अगर जाना भी है ना तो उसको एक छोटा सा सिलेंडर बम भी लगा दे रही है पीठ पे, और वो सिलेंडर ऑक्सीजन का लेके जा रहा है, क्योंकि बाहर में ऐसा शुद्ध हवा है ही नहीं, बस घर में है। बाहर का पूरा हवा जो है ना, क्या है, गंदा है, प्रदूषित हो चुका है, सांस लेने लायक है ही नहीं। ऐसा मिल सकता है तो बताओ, तो उन लोग को हम आजादी छीन लिए कि नहीं? एगो पीठ पे उन लोग को बैग, पढ़ने का स्थान पर ऑक्सीजन का बैग मिल गया, अब पढ़ रहा है घर ही पर। और अब चलो हटाओ, तो समझ गए। ये सब चीज जो है तुमको, ये देखो पढ़ा दिए, इतना सारा है इसमें लिखा है, ये सब चीजें में लिखा हुआ है इतना सा, समझ गए इतना चीज। तो चलो इसको पढ़ लेना, इसमें तो कुछ कुछ एक्सरसाइज हम करा ही चुके हैं।